हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनबीएस को लेकर के हमारे बहुत सारे भाई बहन बहुत परेशान थे और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके समक्ष एनबीएस के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें इसको लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रश्नावली जो आपके सामने रखी जाएगी उससे आपको मॉरल सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ प्रश्न सेम भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले उन सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने एनबीएस की वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिन्होंने इस सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके, उन दोस्तों से, उन भाई बहनों से मेरे कुछ प्रश्न हैं। वो प्रश्न क्या हैं मैं आपके समक्ष वन बाई वन रखता हूं। पहला प्रश्न, क्या आपने एनबीएस के सिलेबस का पूरा अध्ययन एक से अधिक बार किया? नहीं तो क्यों नहीं? ये प्रश्न मेरा इसलिए उनसे बनता है कि जब कोई परीक्षा आपके समक्ष आती है तो उसका एक निर्धारित सिलेबस होता है और उस सिलेबस को पढ़ना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए प्रश्न ये उनसे मेरा पूछने का पूरा अधिकार है। जब आप दिए गए टास्क को ही पूरा नहीं करेंगे तो आपका चयन कैसे होगा? ये प्रश्न शायद उनके मन में नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा। दूसरा प्रश्न, क्या आपने एनबीएस के लिए विशेष स्टडी मटेरियल या फिर कुछ विशेष टाइम दिया कि हम डेली 6 घंटे पढ़ते थे और एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे 2 घंटे अधिक देने चाहिए? क्या इस तरह के विचार आपके मन में थे? नहीं तो क्यों नहीं? स्टडी मटेरियल से हमारा संबंध जो है वो उस स्पेसिफिक विवरण से है जो आपको डिफरेंट करता है, बहुत सारे लोगों से अलग बनाता है। जैसे जीके, जनरल नॉलेज, एसके, स्पेसिफिक नॉलेज। तो जीके और एसके, एसके का मतलब संतोष कुमार बिल्कुल भी नहीं है, इसको दिमाग में ना लाएं। एसके का मतलब है स्पेसिफिक नॉलेज। जीके सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, बाकी सब पढ़ते हैं, लेकिन एसके कौन पढ़ता है? मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखे होंगे सारे डॉक्टर सभी शहर में होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर बाहर जाते हैं ऑपरेशंस के लिए, उनको हायर किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। क्यों जाते हैं? मैं यहाँ पे कुछ बिंदु रखते हैं। उनसे कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस या कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ की कंसल्टेंसी लेने के लिए उनको बुलाया जाता है। डिफरेंट कैसे हो गए कि डेली कमाते हैं सब डॉक्टर, वो भी कमाते हैं, लेकिन जब हम कहीं विदेश जाते हैं या विशेष हॉस्पिटल जाते हैं तो हमको वहाँ स्पेसिफिक पैकेज भी मिलता है। इसलिए हमने यहाँ स्टडी मटेरियल के बारे में जो विशेष के बारे में बात की वो इस तरह है, जीके और एसके। तीसरा प्रश्न उनसे मेरा बनता है,
एनबीएस में हमारा चयन क्यों हो और क्यों होना चाहिए, इसकी कोई वजह या कारण आपके पास था? नहीं तो क्यों नहीं? ये कारण किस प्रकार के हो सकते हैं, इसको भी मैंने तैयार किया है, मैं बताऊंगा। लेकिन कारण और वजह क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न मैंने आपसे क्यों पूछा? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारे लोगों की स्टडी की है। कहते हैं कि जब तक कोई वजह नहीं होगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे क्यों करना है नहीं पता होगा तब तक आपको कैसे करना है पता नहीं चलता। तो क्यों करना है जब ये पता चल जाएगा तो कैसे करना है ये भी पता चल जाएगा। जो वजह मुझे नज़र आई या जो मुझे हर्ट की वो मैं रखता हूँ। पहली, मैं अपने परिवार को एक सामाजिक ओहदा और सामाजिक सम्मान देना चाहता हूँ, इसलिए ये नौकरी मुझे चाहिए ही है। क्या ऐसे विचार आपके मन में थे? नहीं तो क्यों नहीं? दूसरी वजह और कारण, मैं अपने पेरेंट्स को वो सभी सुविधाएं देना चाहता हूं जो उन्हें मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं मिल सकी। दोस्तों, हम सबको पता है, हम सब लोग बहुत छोटे परिवार से आते हैं। हमारी पढ़ाई किस तरह होती है ये हम सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको मन में होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करता है। तीसरा प्रश्न, मैं अपने बच्चों व भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, इसलिए जॉब मुझे चाहिए। क्या इस तरह के विचार आपके मन में थे? दो तीन प्रश्न मैंने इसलिए पूछे क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न आने चाहिए किसी भी एग्जाम से पहले। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, आप मुझे बताएं, फ़ोन करें या कमेंट में बताएं मुझे। इंटरव्यू पर आते हैं। इंटरव्यू के दो पार्टों में मैं डिवाइड किया है। एक पार्ट जो आपको तैयार करके जाना है, दूसरा पार्ट हमारे प्रश्नों के साथ आपको अपना इंटरव्यू तैयार करना है। जो आपको पढ़ना है वो स्क्रीन पर है। नवोदय विद्यालय योजना क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्य क्या है इसके बारे में पढ़ के जाएं। नवोदय विद्यालय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, एनबीएस का विजन और मिशन क्या है, ये पढ़ के जाए। लिंक मैंने दे रखी है, आप इसको पढ़ के जाएं, बिल्कुल तैयार होके जाएं, जो आपके मनोबल में बहुत असीम वृद्धि करेगा अगर आप इतना तैयार करके जाएंगे। और क्या पढ़ना है, आपको किसी भी बुक से लाइब्रेरी में, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में जहाँ कुछ मिले उसको अवश्य पढ़ें। जैसे व्हाट इज़ द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी क्या है, विच रीडिंग मटेरियल अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी में, कौन कौन सा रीडिंग मटेरियल लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है, सोर्सेस यूज इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कौन कौन से सोर्स यूज किए जाते हैं, चाहे वो ई रिसोर्सेस हों चाहे प्रिंट रिसोर्सेज हों। बुक सिलेक्शन टूल्स क्या है, कैसे बुक सिलेक्शन होती है उसके बारे में। व्हाट इज़ द टेक्निकल प्रोसेस ऑफ न्यू बुक्स, नई बुक की आप प्रोसेसिंग कैसे करेंगे इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपके मन में अथाह वृद्धि, असीम मनोबल को बढ़ाएगी। अब चलते हैं इंटरव्यू के रूम की तरफ। हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, जैसा स्क्रीन पे है, स्माइली, एकदम मुस्कुराता हुआ गुलाब की तरह। समय जो भी हो उसके हिसाब से विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर।
ये जो चेहरा और आपका विश करने का अंदाज, वो आपके इंटरव्यूअर और आपके बीच में अट्रैक्शन पैदा करता है। जिस स्माइल से आपने विश किया वो आपको उनसे जोड़ेगा, इसलिए इसका बहुत ध्यान दें। अब आप इंटरव्यू के रूम में प्रवेश करें हैं। पहला प्रश्न जो संभावित आप लोगों ने मुझे भेजा, कृपया अपने बारे में बताएं मिस्टर या मिसेस। प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ मिस्टर संतोष कुमार। अगर उन्होंने हमारा नाम लिया है तो आपको अपने बारे में बताते समय अपने नाम से स्टार्ट नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको स्टार्ट करना है, मैंने 12वीं या हाई स्कूल दोनों यूपी बोर्ड इलाहाबाद से किया है। मैंने यूजी एंड पीजी छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर से की है। इस तरह इंटरव्यू देते थे, लास्ट में कुछ ना कुछ उस पर जोड़ें। जैसे अगर आप नेट क्वालिफाई है तो धीरज से स्माइल देते हुए बोले कि सर आई हैव रिसेंटली क्वालिफाई यूजीसी नेट, या फिर सर मेरे परिवार में भी 3 लोग लाइब्रेरियन हैं, इस तरह की एंडिंग में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। जैसे मेरे परिवार में मेरी फैमिली लाइब्रेरियन फैमिली है, मेरी फैमिली टीचर फैमिली है, मेरी फैमिली इंजीनियरिंग फैमिली है। इस तरह के विचार जब जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उससे आपको फायदा मिलेगा। इंटरव्यू आप 1 से 5 मिनट का तैयार करें, फिर ये डिसाइड करें इंटरव्यू मुझे 30 सेकंड में कैसे बताना है, 20 सेकंड में अबाउट योर सेल्फ कैसे बताना है। अपना इंट्रोडक्शन खुद लिखें, ना कि लिखाएं। ये बहुत गलती करते हैं, क्योंकि लिखते हैं, जब हम नहीं लिखते हैं तो हमने क्या लिखा किसी को नहीं पता होता है और वहाँ जाके हम फंस जाते हैं। तो ये मेरा निवेदन है कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। दूसरा प्रश्न, अगर अबाउट योर सेल्फ नहीं पूछा तो सीधा एक प्रश्न होता है, हाउ आर यू मिस्टर संतोष कुमार। हमारे मित्र क्या करते हैं, सर आई एम गुड थैंक यू सो मच, इतना कह के रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अपने तरफ से ऐड करना है जो आपको इंटरव्यूअर और आपके साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, और यही छोटा जोड़ने का तरीका आपको सफलता तक ले जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बोल दिया सर आई एम गुड थैंक यू, मैं यहाँ फिर ऐड करता हूँ एक छोटा सा बिंदु, याद ऐड करें, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। जैसे ये शब्द सुनेगा उसके मन में एक प्रश्न फिर आएगा, आप आज इतने खुश क्यों हो। ये प्रश्न 100% बनेगा ही बनेगा। आपको क्या जवाब देना है, क्योंकि जब मैं छात्र था तो यह मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा लाइब्रेरियन बनूं। आज वह दिन है, इसलिए सर मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनने के बाद क्या लगता है आपको, कुछ इम्प्रेशन बनेगा? 100% बनेगा। यहाँ पे एक लाइन और अंडरलाइन हो सकती है इसमें, क्या कि मैं एक अच्छा लाइब्रेरियन बनूंगा। तो आपको अच्छे लाइब्रेरियन के क्या गुण होते हैं इसको भी तैयार करना है, क्योंकि अगला सवाल ये हो सकता है, एक अच्छे स्कूल लाइब्रेरियन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या अच्छे लाइब्रेरियन की क्या विशेषताएं होती हैं। इस तरह का प्रश्न एक बन सकता है। कुछ जवाब मैंने दिए हैं, आपको 10 से 15 गुड हैबिट्स को याद करना है। पहला बिंदु जो मैंने दिया है, नॉलेज ऑफ नॉलेज इंडस्ट्री, ज्ञान कहाँ से ज्ञान
निकलता है। इस प्रकार के इंडस्ट्री मतलब स्कूल, रिसर्च सेंटर्स, इनसे जब ज्ञान बाहर निकलता है तो इसकी मुझे नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज जैसे डेटा एंट्री ऑपरेशंस, हैंडलिंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज, नॉलेज ऑफ रिसर्च इंजन एंड देयर फीचर। रिसर्च इंजन क्या होते हैं, उनके फीचर कैसे यूज करते हैं, ये इसकी मुझे सर नॉलेज है। अगला बिंदु, नॉलेज ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या हमने कहीं से ली है वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसका भी मुझे ज्ञात है। अगला बिंदु, मेंटल कैपेबिलिटी टू एनालाइज टू इंटरप्रेट यूजर नीड एग्जैक्टली। यूजर क्या चाहता है इसको हम जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ये कैपेसिटी भी हमारे अंदर है सर। अदर थिंग भी हो सकती हैं, आप जोड़ सकते हो इसके अलावा। इसके बाद जब इतनी टेक्निकल चीज़ें आपने बताई तो आपसे एक प्रश्न और बनता है, क्योंकि आप जब टेक्निकल हो गए हो, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आईसीटी का उपयोग बताया है, वेब ब्राउज़र का उपयोग बताया है, सॉफ्टवेयर हैंडल बताए हैं, तो एक प्रश्न हो सकता है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि आप स्कूल लाइब्रेरी में काम क्यों करना चाहते हैं। ये प्रश्न आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया, ये 99.9% आपका सिलेक्शन करवा देगा। क्या उत्तर देना है? यहाँ विद्यार्थी ही नहीं, देश का भविष्य तैयार होता है सर। यहाँ देश की बुनियादी शिक्षा दी जाती है, इसीलिए शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण एवं उसकी संस्कृति की वाहक होती है। गौरवशाली शिक्षा उस देश की दिशा का निर्धारण करती है सर, इसलिए मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास सुनिश्चित करते हुए उसे लक्ष्य तक पहुँचाने हेतु योग्य बनाना तथा उसके अंतर्मन में मानवीय गुणों को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य है। वो उद्देश्य शुरू होता है स्कूल एजुकेशन से। इन गुणों के सृजन का प्रवेश द्वार स्कूल लाइब्रेरी ही होती है, इसलिए इसका महत्व मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के लॉजिकल आंसर आप देंगे तो आप बताइए आपका चयन कैसे नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने इस पेशे को क्यों चुना? एक प्रश्न बनता है, ये ऊपर भी बन सकता था, मैं थोड़ा उसको नीचे लेके आया हूँ। कई लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बोल देते हैं सर मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना है। मैं दोस्तों यहाँ बता दूँ, इंटरव्यू लेने वाला आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता है, आपके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता है। वो ये एनालाइज कर रहा है कि आप उसकी लाइब्रेरी को चला सकते हो या नहीं, ये आप अपने दिमाग में बैठाल करके ही जाएं। रीडिंग हैबिट, सेवा भाव से कार्य करने और अपने आप में स्टडी करने में बहुत अंतर है। अगर आपने किसी बुक का नाम लिया, सपोज दैट कि मैंने सर ये बुक पढ़ी है, और उसने उस बुक के बारे में पहले से पढ़ रखा हो और उसने कुछ पूछ दिया और आपने समरी नहीं दे पाई, तो इसमें 1% फंसने के चांस बनते हैं। अगर आप इस पर कॉन्फिडेंस है तो आप इसको उत्तर दे सकते हो। मैंने कुछ इसका स्पेसिफिक उत्तर ढूंढा है, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह एक रचनात्मक व्यवसाय है। यहाँ विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों के निर्माण का कार्य यहीं से शुरू होता है।
व्यक्तिगत लाभ के साथ में सामाजिक उत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त होता है सर। कहा जाता है कि जिस देश का समाज अधिक जागरूक और शिक्षित होता है उस देश का उत्थान संभव है। अगला बिंदु, जिस प्रकार इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल और अकाउंटेंट बनने के लिए कॉमर्स विषय का चयन होता है, उसी प्रकार सर मैंने भी चयन किया है। ये दूसरा आंसर तब देना जब सेटिस्फैक्शन करना हो, अगर क्रॉस क्वेश्चन होता है तब, अन्यथा इसको आप जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपका ऊपर वाला जवाब ही अपने आप में सफिशिएंट है, लॉजिकली सही है। और डिटेल के लिए हमारी पुस्तक है पुस्तकालय सूचना विज्ञान के नवीन आयाम, पेज संख्या 55 से डिटेल में इसके बारे में पढ़ें। लाइब्रेरी साइंस एज ए प्रोफेशन, उसमें मैंने बहुत सारा दिया है। ये जो ऊपर वाले प्रश्न थे, इन्होंने आपका बहुत सारा आईक्यू चेक कर लिया है। अब आते हैं काम की तरफ, कि आप लाइब्रेरी में काम करोगे तो उसकी जानकारी आपको है कि नहीं। उसके लिए एक प्रश्न, अगला प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। पुस्तकालय का मुख्य रिकॉर्ड क्या है? व्हाट इज द मेन रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी? निश्चित तौर पर एक्सेशन रजिस्टर ही है। जिनको नहीं पता है वो अपने दिमाग बिठा लें, थोड़ा सा एक्सेशन रजिस्टर के बारे में पढ़ के जाएं। कितने कॉलम होते हैं, रिमार्क में लिखना पड़ा तो क्या लिखते हैं, ये चीज़ें आप अपने दिमाग में लेके जाएं, साथ में आप स्पेशल तैयारी करके जाएं। अगला प्रश्न जो संभावित है वो है, व्हाट इज़ द इथिक्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस? दोस्तों, हम सबको पता है कि लाइब्रेरी साइंस जो भी है वो हमारे 5 नियमों के आधार पर ही सर्व होती है। इसलिए लाइब्रेरी साइंस में अगर इथिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के 5 सिद्धांत ही हमारी नीति और नैतिकता है। अगला प्रश्न, पुस्तक चयन के टूल्स या स्रोत क्या क्या हैं? INB है, इंडियन बुक्स इन प्रिंट है, और भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के जाएं जिससे आप अच्छे से दे सकें। अगला प्रश्न, विदेशी प्रकाशनों के लिए पुस्तक चयन के टूल्स क्या हैं? कुछ मैंने नाम यहाँ दिए हैं, BNB, एसलिप, बुकलिस्ट, अर्लिस्ट इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, पब्लिशर वीकली, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बस लेके जाएं। अगला प्रश्न, वर्तमान लाइब्रेरी में आप कौन से ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं? यदि दोस्तों आप काम कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी दिमाग में बिठा करके याद करके ही जाएं। अगर नहीं याद होती है तो सीधा सीधा आप जवाब दे सकते हैं, सर मैं वहाँ सबसे जूनियर हूँ, कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे अभी नहीं दी गई है, सर सॉरी। और अगर आप काम कर रहे हो तो उसके बारे में पूरी डिटेल लेके जाएं। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हो सकता है, व्हाट इज़ द डिजिटल लाइब्रेरी, या टेल मी अबाउट डिजिटल लाइब्रेरी। मैंने बहुत ही छोटा सा लॉजिकल उत्तर दिया है, मैं बताता हूँ। वह पुस्तकालय जिसमें संग्रह डिजिटल प्रारूप में संग्रहित होता है और कंप्यूटर द्वारा रिमोट एरिया से एक्सेस किया जाता है उसे डिजिटल पुस्तकालय कहा जाता है। अगर आपकी कोई नई डेफिनेशन हो, कुछ अलग हो, तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें, कमेंट में करें, दूसरों को फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न, जर्नल और मैगजीन में क्या अंतर है? ये बहुत साइकोलॉजिकल आंसर का ना प्रश्न है।
और ये संभावित भी है, क्योंकि जब आप बेसिक अंतर नहीं जानते हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको आपकी आईक्यू को चेक करने के लिए। जर्नल किसी विषय विशेष पर रिसर्च पेपर को प्रकाशित करते हैं, मतलब सब्जेक्ट विशेष पर ही पब्लिश किए जाते हैं, जबकि पत्रिकाओं में सामान्य विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं। अगर इसके अलावा भी आंसर अपने पास है तैयार करें आप, बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न जो मुझे कई बार पूछा गया था जब मैंने किसी से, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स या नॉन फिक्शन मटेरियल। कल्पना से निर्मित साहित्य को हम फिक्शन कहते हैं और वह साहित्य जो वास्तविकता पर आधारित होता है उसे हम नॉन फिक्शन कहते हैं। ये मैंने एक साइंटिफिक और लॉजिकली फिट इंफॉर्मेशन को ढूंढ के आपके सामने लाया हूँ। इसके अलावा आप अपना भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तकों के अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या है। ये प्रश्न तब होगा जब आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन लगभग तय है, नहीं तो थैंक यू सो मच यू कैन गो, इतना बोल के आपका कार्य समाप्त किया जा सकता है। इस प्रश्न में थोड़ी सी मैं चीज़ें ऐड करूँगा। रजिस्टर्ड वेंडर का मतलब होता है कि हमारी लाइब्रेरी के टर्म एंड कंडीशन के आधार पर जो वेंडर बुक मुझे सप्लाई करना चाहता है उसे मेरी टर्म एंड कंडीशन माननी होती है। उसका रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म के द्वारा कराते हैं। जब वो रजिस्टर हो जाता है तो सारे ऑर्डर हम पूरे साल भर उसी को देते हैं। ये होती है रजिस्टर्ड वेंडर की प्रक्रिया। दूसरा है कोटेशंस। हमने लिस्ट जारी कर दी और वेंडरों ने मुझे कोटेशन दे दिए हैं और उनके कोटेशन में जो लोएस्ट प्राइस पे जाता है उसको हम ऑर्डर कर देते हैं। ये होती है कोटेशंस की प्रोसेस। इसके बारे में डिटेल थोड़ा और पढ़ लें आप। अगला प्रश्न, आप एनबीएस लाइब्रेरी में कौन सा सॉफ्टवेयर पसंद करेंगे। ये प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि भारत सरकार के नियमानुसार ई ग्रंथालय ही एनबीएस, केबीएस, पॉलिटेक्निक और पब्लिक लाइब्रेरी में यूज करना अनिवार्य है। ऐसा एक आदेश भारत सरकार का आया था। तो आप ई ग्रंथालय के बारे में विशेष रूप से पढ़ के जाएं। e-ग्रंथालय.nic.in पर आप इसको विशेष रूप से पढ़ें। कौन कौन से सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, किस किस पे काम करता है, ये कौन से वर्जन इसके, कब ये लॉन्च किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं वो डॉक्टर आर के मटोरिया, NIC न्यू दिल्ली। उनका बहुत प्रयास किया गया है इस सॉफ्टवेयर को सफल बनाने में और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न है। हम सब ने देखा है कि जो आज की महामारी है कोविड-19, इसका असर शायद है हम सबके मनों पर और दिलो दिमाग में भी पड़ा है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, कुछ इस तरह की अगर बीमारी आती है तो किस प्रकार स्कूल लाइब्रेरी उनकी हेल्प कर सकती है अपने छात्रों का, इसके बारे में पढ़ के जाएं। मैं यहाँ पे एक अपने वित्त मंत्री द्वारा एक घोषणा की गई थी, उसका प्रश्न सामने रखता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक 12 टीवी चैनल्स के लिए घोषणा की, कृपया मुझे उनके बारे में बताएं। उन्होंने एक चैनल के बारे में घोषणा की थी, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए अलग अलग कोर्स चलेंगे। उनका प्रसारण रेडियो टेलीविज़न दोनों पे किया जाएगा। ऐसे ही हमारे हायर एजुकेशन के लिए स्वयंप्रभा के DTH के 32 चैनल चलते हैं। थोड़ा दोनों के बारे में पढ़ के जाएं, क्योंकि आप रिमोट एरिया में रहने वाले छात्रों को कैसे लिंक दे सकते हैं और कैसे वो अपना स्टडी
कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर बच्चा नहीं आ पाता, डिसकनेक्ट होता है स्कूल से, तो रिमोट एरिया में रहता है तब भी, बरसात में फंसा हुआ तब भी, अगर वो लाइब्रेरी नहीं आ पा रहा है, स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो वो कैसे अपना कोर्स पूरा करे, उसके लिए बहुत अच्छे चैनल है ये। अगला प्रश्न बढ़ आपके समक्ष रखता हूँ। आप मोबाइल के युग में छात्रों की पढ़ने की आदतों को कैसे बढ़ाएंगे? ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है आज के समय में, क्योंकि किसी भी बच्चे को देख लो, वो मोबाइल से चिपका रहता है। ये बेसिक प्रश्न बन सकता है आपके लिए, इसलिए मैंने इसको अपने इंटरव्यू में ऐड किया है। क्या करना है आपको, कैसे उत्तर देना है, मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ 1-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है जिससे बच्चे लाइब्रेरी से जुड़े रहें। जैसे लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए सबसे पहले जैसी नई क्लास एडमिशन होता है, आप उनको लाइब्रेरी के बारे में ब्रीफ करें, उन्हें समझाएं, उन्हें लाइब्रेरी विजिट कराएं। उनकी सारी एक्टिविटी लाइब्रेरी से रिलेटेड लाइब्रेरी में ही होनी चाहिए, ये आप तय कर लें, सुनिश्चित करें। इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। मैं बिंदुओं की तरफ बढ़ता हूँ। नो योर इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी। हर स्कूल में हाउस होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, पिंक। उन हाउस के हिसाब से कंपटीशन कराएं और विनर को प्राइज़ दें। जिसने अच्छा प्रेजेंट किया, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। अगला बिंदु, ऑर्गेनाइज बुक फेयर। जो बुक फेयर है, ये बच्चों के मन पे बहुत प्रभाव डालता है, मैंने देखा है। और कोशिश करें विद्यालय से प्रिंसिपल के साथ मिलकर के कि बुक फेयर में उनके पेरेंट्स भी आएँ, और आप कोशिश करें कि कम से कम नहीं तो एक क्लास से एक बच्चे की रिकमेंडेशन को आप पूरा करें अच्छी बुक के लिए। इससे कलेक्शन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और आपके बच्चे को मन में भी आएगा कि चलो मेरे द्वारा सेलेक्ट की गई बुक मेरी लाइब्रेरी में आई है, उसे पढ़ेंगे। अगला बिंदु, ऐसे राइटिंग कंपटीशन ऑन लाइब्रेरी रिसोर्सेज पे। लाइब्रेरी में क्या क्या अवेलेबल है, जैसे हम लाइब्रेरी साइंस वाले जानते हैं कि रेफरेंस सेक्शन अलग होता है, इशू रिटर्न अलग होता है, टेक्निकल सेक्शन अलग होता है, कंप्यूटर सेक्शन अलग होता है। इस प्रकार जनरल सेक्शन अलग होता है। इस प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में उनको जब जानकारी होगी तो वो आगे फ्यूचर में भी इसका लाइब्रेरी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकेंगे। इसलिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बनता है, ये बिंदु बहुत अच्छा है आपके लिए। सेलिब्रेशन दिवस, कुछ सेलिब्रेट करें, जैसे हिंदी दिवस, संविधान दिवस, युवा दिवस, मराठी दिवस, फिजिक्स दिवस, मैथ दिवस, गणित दिवस या केमिस्ट्री डे। इस तरह के डे मनाएं। अन्य भी डे मना सकते हैं, जैसे आपका विद्यालय कब किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ, किस मंथ में हुआ, किस डेट में हुआ, उसको भी मना सकते हैं। आपके यहाँ छात्रावास का उद्घाटन कब हुआ, किस दिन हुआ, कैसे हुआ, इसकी नींव कब रखी गई, इस तरह के भी आप मना सकते हैं। उनके बारे में भी कंपटीशन करा सकते हो। इससे क्या है, डिस्प्ले करेंगे आप, हिंदी बुक पे हिंदी का डिस्प्ले होगा, फिजिक्स पे फिजिक्स का डिस्प्ले होगा। तो इस तरह की बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारे लाइब्रेरी में क्या मटेरियल है, और इसका भी आप सेलिब्रेशन रखें, इस पर कॉम्पिटिशन रखें और इस पर प्राइज़ दें। अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। यदि कोई छात्र आपकी लाइब्रेरी में आता है और आपसे विज्ञान शब्द का अर्थ पूछता है, फिर आप उसे क्या रेफर करेंगे? यहाँ आपके आईक्यू की बहुत आवश्यकता होती है। केवल बच्चा अगर अर्थ जानना चाह रहा है तो सिंपल आप डिक्शनरी बताएंगे। यदि वो उसके डिटेल के बारे में जानना चाह रहा है, वर्ड के एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, तो आप इंसाइक्लोपीडिया बताएंगे उसको। अगला प्रश्न, यदि छात्र पुस्तकालय में रुचि नहीं रखते हैं तो आप क्या कर सकते हो? ये भी प्रश्न बहुत शानदार है, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। तो आपको क्या करना है, मैंने भी कुछ तरीके जो अपना रखे थे पहले, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक लाइब्रेरी में ऐसा रूम तैयार करें जहाँ बच्चे जाकर के
ऑडियो वीडियो चीज़ें देख सकें और सुन सकें। अच्छी 2-4 कंप्यूटर रखें, हेडफोन लगाएं, उसमें कुछ ऑडियो बुक्स, कुछ ऑडियो वीडियो बुक्स और कुछ विजुअल इंसाइक्लोपीडिया, मिनी इंसाइक्लोपीडिया भी आजकल आते हैं जिनकी सीडी भी आती है, यूट्यूब की लिंक भी आती है। इस तरह की एक्टिविटी के लिए आप एक डार्क रूम बनाएं और उसमें फिक्स टाइम रखें हर एक क्लास का कि कैसे एंट्री मिलेगी, कब मिलेगी, तो उसमें एक्साइटमेंट उनका बढ़ता है और इसका फ़ायदा आपको मिलता है। जैसे एक इसमें रूम में एक फैसिलिटी और कर सकते हैं, कोई बच्चा कुछ प्रोजेक्ट लाया है, कैसे टाइप करेगा, कैसे कॉपी पेस्ट करेगा, पेन ड्राइव कहाँ लगाएगा, कैसे अपना प्रोजेक्ट कर सकता है, इस तरह की फैसिलिटी भी आप दे सकते हो। क्योंकि स्कूल लाइब्रेरी में इस तरह की फैसिलिटी कम देखने को मिलती है कि उनके बच्चों के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है या उनको काम दिया गया है, उस पर वो बहुत सारा काम करना चाहते हैं, सीडी राइट करना चाहते हैं, पेन ड्राइव राइट करना चाहते हैं, फ्लॉपी डिस्क राइट करना चाहते हैं, तो वो इस रूम में जाकर कर सकते हैं। इसको इन्फॉर्मेशन सेंटर के नाम से भी रख सकते हैं, डार्क रूम के नाम से रख सकते हैं। अगला बिंदु है बुक बेस्ड कंपटीशन। आप कुछ पुस्तकें ले आइए, चाहे जीके की हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे वो संस्कृत की हो, संविधान की हो, उनके बारे में अगर उनकी नॉलेज बढ़ाना है तो उनकी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वो भी सेक्शन वाइज कर सकते हो और हाउस वाइज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद उस पुस्तक से संबंधित प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र तैयार करें और उसका कंपटीशन कराएं। अच्छे अंक लाने वाले को प्राइज़ दें, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। अगला बिंदु, अब आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होने की प्रक्रिया को पूर्ण कर चुका है, इसलिए आपको आते हैं फॉर्मल शब्दों पर। संग्रह विकास के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी फॉर कलेक्शन डेवलपमेंट? लाइब्रेरी में कलेक्शन डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए मैंने बहुत ही छोटा सा उत्तर ढूंढा है। हो सकता है आपको बहुत पसंद आए, हो सकता हमसे भी ज़्यादा आपके पास कोई अच्छा उत्तर हो तो मुझे भी बताएं। प्रत्येक टीचर को 2 बुक्स और प्रत्येक क्लास से 2 बुक्स को प्रति वर्ष रिकमेंड करना अनिवार्य है, उस बुक की समरी के साथ। मतलब ये बुक आपने क्यों रिकमेंड की, इसका क्या उद्देश्य था, ऐसी छोटी सी आधा पेज की समरी उससे ले। क्योंकि जब रिकमेंड करेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में समझ के रिकमेंड करेगा और ये उसके ज्ञान के लिए अच्छी भी होंगी, ज्ञानवर्धक भी होंगी। वर्ष के अंत में रिकमेंड की गई बुक्स में से सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली बुक्स के लिए रिकमेंडर को बुक्स चॉइस अवार्ड दिया जाएगा। इस चयन समिति में टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वेशन होता है। आप इसकी कमेटी डिसाइड करें और आप उनको इस तरह का अवार्ड दें। ये आपके संग्रह विकास में बहुत अच्छी भूमिका अदा करते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी मैंने किया है। यहाँ मैं अंत में कुछ चीज़ें आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपकी समझ है वो आप प्रस्तुत करें, नहीं आता है तो बड़ी शालीनता से कहें, सर मुझे याद था पर मैं आज इंटरव्यू में घबराहट की वजह से भूल गया हूँ, इसलिए सर क्षमा चाहता हूँ। छोटी छोटी और भी बातें ध्यान रखनी है, जैसे आप जो कपड़े पहन के जा रहे हैं तो बहुत चमक धमक वाले नहीं होना चाहिए, आप परफ्यूम न लगा के जाएं, आप चिंगम चबा के न जाएं, सिंपल साधारण तरीके से प्रवेश करें। जूता बेल पॉलिश होने चाहिए। बेल्ट जो बहुत सारे लोग देखते हैं डिजाइनदार पहनते हैं वो भी ना पहने। शर्ट कोशिश करें प्लेन कलर की हो, रंग बिरंगी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इम्प्रेसिव होती है। ये छोटे छोटे बिंदु आप ध्यान रखें। इस अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए आप सबों के विचार मुझे मिले थे, आपकी आग्रह था कि सर आप कुछ इंटरव्यू के लिए मुझे टिप्स दीजिए। इस इंटरव्यू को तैयार करने में डॉक्टर रामकेश चौहान, लाइब्रेरियन केएल पॉलिटेक्निक रुड़की, एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेरे मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है और बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर साइंटिफिकली और लॉजिकली हमने इस पर दे सके। इसके लिए डॉक्टर रामकेश चौहान सर का
दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ हमारी पुस्तकें जो हमने पहले पब्लिश की हैं उसकी सूची मैंने नीचे दी है, आप देख सकते हैं। हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर जिस पर ये वीडियो मिलेगा उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे फिजिकल के लिए अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ओरली, तो आप फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन करें। मेरा ट्विटर हैंडल दिया गया, उस पर मुझे ज्वाइन करें। आप अगर क्वेश्चन करते हैं उसका प्रयास करता हूँ आंसर देने के लिए। एक बार पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद।